Hello dear students, this is your Dr. Sirajuddin again on your YouTube channel Agri-Tutorial. So this time I have come up with the new chapter in the rain-fed agriculture, and that chapter name is crop adaptations under drought. So this particular topic will be will be covered in different parts. So this is the part 1. So without much ado, let us start the part 1. So first of all, you should know what is adaptation and what is drought adaptation actually. So first of all, let us talk about the adaptation. So adaptation is a structural or functional modification in plants to survive and reproduce in a particular environment. तो जो भी प्लांट्स के अंदर मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चरल या फिजियोलॉजिकल या फंक्शनल मॉडिफिकेशंस हो रहे हैं, ठीक है, ताकि वो एक पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में सर्वाइव कर सके और रिप्रोड्यूस कर सके, तो इट मीन्स अपने आप को स्टेब्लिश कर सके. सो दैट टेंडेंसी और दैट ability of the plant is known as adaptation. Now today, as we are discussing the drought adaptation, so it means the ability of the crop to grow satisfactorily under water stress is known as drought adaptation. तो अगर ड्रॉट कंडीशंस आ चुकी हैं और वाटर स्ट्रेस हो चुका है, तो कैसे क्रॉप सेटिस्फैक्टरीली ग्रो कर रही है, दैट एबिलिटी ऑफ दैट क्रॉप इज नोन एज द ड्रॉट एडेप्टेशन. सो इन दी फर्दर स्लाइड्स वी विल सी कि कैसे आपकी क्रॉप्स जो हैं वो अपने आप को अडेप्ट करती है. सो लेट अस टेक फर्स्ट ऑफ ऑल द फ्लो चार्ट ऑफ इट. So if we talk about the different mechanisms for overcoming moisture stress, your adaptations in the plants are like this. So first of all, you see this, the crop adaptations majorly, have been divided into two categories here. One is escaping drought and the another one is drought resistance. Okay. Now further, your drought resistance has been divided into two categories, and that is drought avoidance and drought tolerance. Further, your drought avoidance is further divided into two categories again. First one is conserving water, which is also known as water savers, and the another one is improving water uptake, which is also known as water spenders. And then again, your drought tolerance is further divided into two categories, and these categories are mitigating stress and high tolerance. So you pause the video, and just draw this flow chart so that you can have glimpse of it. Okay. So moving on, let us discuss all these one by one. So first of all, we'll be dealing with the escaping drought. तो पहले समझिए इसको, कॉन्सेप्ट क्या है. सपोज करिए एक चोर चोरी करके भागता है, ठीक है, और उसके पीछे पुलिस पड़ जाती है, तो वो छुपता रहता है या वो स्केप करता रहता है बिकॉज उस चोर के पास उस पुलिस से बचने के लिए कोई मैकेनिज्म नहीं है. तो दैट्स वाई वो स्केप करता है किसको, अपनी पुलिस को. एंड सिमिलरली आपके जो प्लान्स होते हैं, होता क्या है कि चलिए अब बढ़ते हैं कि क्या होता है एक्चुअली इसमें साइंटिफिकली. सो evading the period of drought is the simplest means of adaptation of plants to the dry condition. कि जो सबसे सिंपलेस्ट मीन्स है एडेप्टेशन का प्लांट्स का, वो ड्रॉट पीरियड को ही इवेड कर देता है या स्केप कर देता है. तो होता क्या है, देर आर मैनी डेजर्ट प्लांट्स जिनको हम इफीमेरल्स बोलते हैं. क्या बोलते हैं? यस, इफीमेरल्स. दे जर्मिनेट एट द बिगनिंग ऑफ द रेनी सीजन. तो जैसे रेनिंग सीजन स्टार्ट होगा, दे विल जर्मिनेट एंड दे हैव एन एक्सट्रीमली शॉर्ट लाइफ पीरियड. तो उनका बहुत ही शॉर्ट लाइफ पीरियड होता है, 5 to 6 weeks, विच इज कन्फाइंड टू द रेनी पीरियड. तो वो किस में कन्फाइंड होता है? रेनी पीरियड में ही कन्फाइंड होता है. सो दीज प्लांट्स हैव नो मैकेनिज्म फॉर ओवरकमिंग मॉइस्चर स्ट्रेस एंड देयरफॉर डू नॉट ड्रॉट रेजिस्टेंस. तो ये क्या करते हैं, इनके पास कोई मैकेनिज्म तो है नहीं जी कि अगर ड्रॉट आ जाता है तो उससे डील कर पाए, इसीलिए ड्रॉट आने से पहले वो ड्रॉट को ही स्केप कर देते हैं. और कैसे करते हैं? बाय शॉर्टनिंग देयर लाइफ स्पैन. तो जैसे कि मैंने बताया, चोर के पास कोई मैकेनिज्म नहीं था, इसीलिए वो या तो स्केप कर रहा है पुलिस को. एंड सिमिलरली यहाँ पर प्लांट्स के पास कोई मैकेनिज्म नहीं है, दे आर नॉट ड्रॉट टॉलरेंट और ड्रॉट रेजिस्टेंस, एंड दैट्स व्हाई दे इवेड द पीरियड ऑफ ड्रॉट, ठीक है, इन अ शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम एंड कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल इन अ वेरी लिमिटेड पीरियड.
और इनका जो सेफ्टी मैकेनिज्म अगर हम बात करें जो कि इनको मतलब हेल्प करता है कि ये बारिश में ही जर्मिनेट हो, वो होते हैं इनके जर्मिनेशन इनहिबिटर्स। तो जर्मिनेशन इनहिबिटर्स जब तक उन पर पानी या बारिश नहीं पड़ेगी, तो वो जर्मिनेशन इनहिबिटर्स आपके इनके सीड्स में ही रहते हैं, तो वो जर्मिनेट नहीं करता। और जैसे ही बारिश या पानी उन पे पड़ता है तो उनको एक इंडिकेशन मिल जाता है यस कि बारिश आ चुकी है या पानी की अवेलेबिलिटी हो गई है सॉइल में, तो वो जो जर्मिनेशन इनहिबिटर्स होते हैं वो वॉश आउट हो जाते हैं और ये सीड्स क्या करते हैं, अपने आप को जर्मिनेट करते हैं। बट आफ्टर जर्मिनेशन देन दे कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। सो दिस इज द एस्केपिंग ऑफ ड्रॉट। ओके, तो अगर हम इसकी बात करें अपने क्रॉप की कल्टीवेशन के बारे में, सो इन कल्टीवेटेड क्रॉप्स द एबिलिटी ऑफ अ कल्टीवार टू मैच्योर बिफोर द सॉइल ड्राइज इज द मेन अडेप्टेशन टू ग्रोथ इन ड्राई रीजन्स। तो सिमिलरली जैसे मैंने पहले बताया, ठीक है, तो कोई ऐसी वेराइटी, कोई ऐसा कल्टीवार जो कि बहुत जल्दी मैच्योर हो जाए, इट इज़ फेवरेबल इन दिस सेंस। बट इसका एक डिसएडवांटेज होता है, जब भी हम ऐसे ब्रीडिंग एस्पेक्ट्स लेके चलते हैं जहाँ पर हमारी कल्टीवार की या वेराइटी की ड्यूरेशन कम करते हैं, तो यील्ड भी उसकी कम हो जाती है। ऑलवेज रिमेंबर दिस, ठीक है। Then however there are only few crops which have such a short growing season and they are called to be ephemerals as such। अगर हमारे पास जो crops है बहुत ही कम है, तो there are certain varieties of pearl millet which can mature within 60 days after sowing, and we have short duration pulses like cowpea, green gram, black gram, they can be included in this category. And moreover, in addition to the earliness, they need drought resistance because there may be dry spells within the crop period of 60 days। तो अब देखिए, अगर उस 60 डेज में भी अगर बीच में कभी ड्रॉट आ जाए तो फिर इनको फिर ड्रॉट रेजिस्टेंस की ज़रूरत पड़ेगी। क्यों? क्योंकि एज सच तो दे डू नॉट हैव एनी मैकेनिज्म। तो अगर हम कभी भी ब्रीडिंग एस्पेक्ट को लेके चलते हैं, अगर हम उनकी मेच्योरिटी को भी कम कर देना डेज को, ड्यूरेशन को, इट मीन्स हम शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप्स हम अगर बना रहे हैं, तो फिर अभी हमको ये बात ध्यान में रखनी चाहिए एज ए ब्रीडर कि अगर इन बिटवीन भी ड्राई स्पेल्स आ जाते हैं देन ये कैसे कोप अप करेगी। ओके, सो लेट अस डिस्कस द अनदर one, the avoiding stress। okay, so your drought resistance is further divided into two categories, जिसका पहली category थी drought avoidance। now you need to understand what is avoidance actually। तो जैसे हमने escaping की बात करी, अब सबसे पहले बात करते हैं avoidance की। so stress avoidance is the ability to maintain a favorable water balance and turgidity even when exposed to drought conditions and thereby avoiding stress and its consequences। तो ना यहाँ पर अब देखिए कि जो आपकी क्रॉप है, जो आपका प्लांट है, ठीक है, वो ड्रॉट कंडीशन से एक्सपोज हो चुका है, और एक्सपोज होने के बाद भी अगर वो वाटर बैलेंस और टर्जिडिटी फेवरेबल मेंटेन कर लेता है अपने अंदर, तो दैट एबिलिटी ऑफ दैट क्रॉप इज नोन एज स्ट्रेस अवॉइडेंस। सो द एबिलिटी to maintain a favorable water balance and turgidity even when exposed to drought condition। तो यहाँ पर आपका प्लांट जो है वो ड्राई कंडीशंस को एक्सपोज होगा। स्केपिंग में वो ड्रॉट कंडीशंस को क्या करता है, स्केप करता है, वो उसको एक्सपोज ही नहीं होने देता है ड्राई कंडीशन से। ओके, तो ये एक मेन डिफरेंस है जो आपको यहाँ पे याद रखना है। सो अ फेवरेबल वाटर बैलेंस कैसे बना सकता है आपका? सो अगेन मैंने आपको पहले ही जो फ्लो चार्ट दिखाया था, your plants can avoid the this stress either by conserving water, ठीक है, जिसको हम वाटर सेवर्स बोल रहे थे। तो बाय कंजर्विंग वाटर, बाय रेस्ट्रिक्टिंग देयर ट्रांसपिरेशन बिफोर और एज सून एज स्ट्रेस इज एक्सपीरियंस्ड, और by accelerating the water uptake sufficiently so as to replenish the lost water। तो पहले में तो या तो कंजर्व करे, जिनको हम वाटर सेवर्स बोलते हैं, कंजर्व कैसे कर सकता है, अपना ट्रांसपिरेशन को रेस्ट्रिक्ट करके। ओके, दूसरे केस में जिसे हम वाटर स्पेंडर्स बोल रहे हैं कि अपने वाटर टेप को एक्सेलरेट करे, बढ़ा दे सफिशिएंटली, ताकि जितना पानी लॉस हो रहा है वो दोबारा से रिप्लेनिश हो सके। ओके, नाउ लेट अस टॉक कि सबसे पहले हम बात करेंगे आपके water savers की। so the mechanisms to conserve the water, okay, and these have been divided into further categories, ये आपको समझना बहुत ज़रूरी है। so in this category we have stomatal mechanism, then we have lipid deposition on the leaves, then we have reduction in the leaf area,
Then we have leaf surface characters like thick cuticle, waxy surface, and spines. Then we have increased photosynthetic efficiency. Sixth one is presence of the awns and water storage in the plants. So let us take them one by one. Okay, so सबसे पहले बात करते हैं हम आपके स्टोमेटल मैकेनिज्म की। तो देखिए स्टोमेटल मैकेनिज्म का सबसे आपको मैं पहले भी समझा चुका हूँ कि अगर ड्रॉट कंडीशन आ जाती हैं तो अगर प्लांट्स अपने स्टोमेटा को क्या कर लेते हैं, क्लोज कर लेते हैं, ताकि उनका ट्रांसपिरेशन रुक सके, वाटर लॉस कम हो सके। तो जितने भी आपके ड्रॉट रेजिस्टिंग वेराइटीज होती हैं, दे आर कैपेबल ऑफ रेगुलेटिंग द स्टोमेटल मैकेनिज्म एंड क्लोजिंग द स्टोमेटा व्हेन ड्रॉट प्रिवेल्स। ओके, तो जितनी भी ड्रॉट रेजिस्टिंग वेराइटीज है, दे आर कैपेबल ऑफ इट कि वो अपने स्टोमेटा को मैकेनिज्म को रेगुलेट कर सकती है, और जब ड्रॉट प्रिवेल करता है वो अपने स्टोमेटा को क्लोज कर सकती है। सो योर ड्रॉट रेजिस्टिंग वेराइटीज ओपन देयर स्टोमेटा मोर रैपिडली इन द अर्ली मॉर्निंग। तो करती क्या है ये, जब अर्ली मॉर्निंग है, जब आपका धूप ज़्यादा नहीं है, जब आपका वाटर स्ट्रेस इतना ज़्यादा नहीं है, जब वाटर स्ट्रेस मिनिमम पर है, तो उस टाइम ये अपना स्टोमेटा ओपन करते हैं ताकि CO2 को ले सकें और फोटोसिंथेसिस को प्रोसीड कर सकें विद लीस्ट लॉस ऑफ वाटर। ओके, सो दिस कम्स अंडर स्टोमेटल मैकेनिज्म। ओके, नाउ लेट अस टॉक अबाउट द सेकंड वन, द लिपिड डिपॉजिट ऑन द लीव्स। सिंपल कि आपकी बहुत सारी क्रॉप्स हैं, सोयाबीन है, सॉर्गम है, सोयाबीन की यहाँ पे स्पेलिंग गलत है, सो वो देख लीजिएगा आप। देन सोयाबीन, सॉर्गम, ये क्या करती हैं, दे रिड्यूस द वाटर लॉस बाय डिपॉजिटिंग लिपिड्स ऑन द प्लांट सरफेसेस अंडर मॉइस्चर स्ट्रेस। तो जब मॉइस्चर स्ट्रेस आता है इनके प्लांट सरफेसेस पर, आप कभी जाके देखिए कि इनके वैक्सी कोटिंग हो जाती है और लिपिड डिपॉजिट हो जाता है, जिससे कि ट्रांसपिरेशन चेक या फिर रिड्यूस हो जाता है, तो वाटर लॉस कम होता है आपका। ओके, देन रिडक्शन इन द लीफ एरिया, ये आपको समझना बहुत ज़रूरी है कि अगर लीफ एरिया ज़्यादा होगा तो ट्रांसपिरेशन एरिया भी ज़्यादा होगा, क्योंकि अगर हम आपके 3 तरह के ट्रांसपिरेशन आपको पता है कि होते हैं, क्यूटिकुलर, लेंटिकुलर एंड द स्टोमेटल। तो स्टोमेटल ज़्यादा आपके सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है आपके ट्रांसपिरेशन में, और स्टोमेटा आपके ज़्यादातर लीव्स पे प्रेजेंट होते हैं। सो योर प्लांट्स रिड्यूसेस द ट्रांसपिरेशन बाय रिड्यूसिंग द लीफ एरिया and the individual leaf size, as I've already talked about in the previous chapter or the lecture, कि जो लीफ एक्सपेंशन होता है वो क्या होता है, रिड्यूस हो जाता है। क्यों? क्योंकि जैसे मॉइस्चर स्ट्रेस होगा आपका, ठीक है, विल्टिंग सिम्टम्स आते हैं, तो आपका जो एक्सपेंशन है लीफ का वो रिड्यूस हो जाएगा। तो जब आपका लीफ एक्सपेंशन कम होगा तो आपका अल्टीमेटली लीफ एरिया कम हो जाएगा। देन मोर ओवर बहुत सारी ग्रासेस ऐसी होती हैं, जैसे कि आपका अगर हम पोएसी फैमिली की बात करें तो मेज है, ठीक है, सॉर्गम है, इसमें लीव्स क्या होती हैं, दे रोल ड्यू टू दी मॉइस्चर स्ट्रेस। तो अपनी लीव्स को रोल कर लेती हैं या फोल्ड कर लेती हैं, और इस तरह से वो क्या करती है, अपने एरिया को रिड्यूस करती हैं विच इज़ एक्सपोज टू द सोलर रेडिएशन। ओके, देन अगर लेग्यूमिनेसी प्लांट्स की बात करें, यस, ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट भी है कि बहुत सारे आपके लेग्यूमिनस प्लांट्स होते हैं, दे शो पैराहेलियोनास्टिक मूवमेंट। तो पैराहेलियोनास्टिक मूवमेंट का मतलब क्या है कि जो प्लांट्स की लीव्स होंगी वो सन रेज जो उनके ऊपर पड़ रही हैं, उन सन रेज से अपनी लीव्स को ओरिएंट करेंगी पैरेलल। तो जब लीव्स और सन रेज आपस में पैरेलल ओरिएंटेशन रखेंगे तो लीव्स पे सोलर रेडिएशन का जो लोड होगा वो कम हो जाएगा। Okay, so parahelionistic movement means the leaves are oriented parallel to the sun rays. तो जो sun rays आपकी incident rays आ रही हैं उनसे आपकी leaves जो होंगी leguminous plants की वो parallel हो जाएंगी, और जब parallel हो जाएंगी तो direct जो impact हो रहा था solar radiation का वो नहीं होगा, उसका load कम हो जाएगा, and thus it can avoid the water loss. Okay, then moving on, लीफ सरफेस कैरेक्टरिस्टिक्स। तो अब हम बात करते हैं लीफ सरफेस कैरेक्टरिस्टिक्स की। तो देर आर वेरियस लीफ मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द लीव्स विच कैन हेल्प टू रिड्यूस द ट्रांसपिरेशन रेट, एंड इट मे ऑल्सो इन्फ्लुएंस द सर्वाइवल ऑफ प्लांट्स अंडर ड्रॉट कंडीशंस। तो कौन कौन सी ऐसी मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स है? लीव्स विथ थिक क्यूटिकल, कि आपका जो लीव्स का जो क्यूटिकल होगा वो थिक होगा, वैक्सी सरफेस हो सकता है, स्पाइंस की फॉर्मेशन हो सकती है। सो दीज आर वेरी कॉमन एंड इफेक्टिव morphological characteristics under the drought conditions. Then pubescence, तो pubescence अगर आ जाए होता है आपके लीव्स में, ठीक है, तो लीफ का जो रिफ्लेक्टिंग पावर है, एल्बिडो जो होता है, एल्बिडो इज मीन्स
कि द पोर्शन ऑफ द लाइट विच इज रिफ्लेक्टेड बैक। ओके, तो जो रिफ्लेक्टेंस है वो बढ़ जाता है, तो प्यूबिसेंस में आपका क्या होएगा, लीफ रिफ्लेक्टेंस इंक्रीज करेगा और सोलर रेडिएशन का इंसिडेंस का जो इम्पैक्ट होगा वो रिड्यूस हो जाएगा। ऑलवेज रिमेंबर दिस। ओके, देन मूविंग ऑन, लेट अस टॉक अबाउट इफेक्ट ऑफ ऑन्स। तो सबसे पहले ऑन्स आपको मैं बताता हूँ। आपने देखा होगा, आपने गेहूं देखी है, ठीक है, तो गेहूं में आपने हेयर लाइक जब आपका स्पाइक बन जाता है आपका, ठीक है, तो जब उसके ऊपर ग्रेन्स आनी शुरू होती हैं तो आपने देखा होगा कि स्पाइक में आपके कुछ हेयर लाइक अपेंडेजेस होती हैं जो कि आपकी आप देख भी सकते हैं। यू कैन गो थ्रू दी नेट और आप वहाँ पे ऑन्स डालिए तो हेयर लाइक अपेंडेजेस आपको दिख जाएंगी, ठीक है, वीट में भी दिखेंगी, बार्ले में भी दिखेंगी, ठीक है, तो उन्हीं हेयर लाइक अपेंडेजेस को हम क्या कहेंगे, जो कि आपके सीड से, ठीक है, सीड के जो आउटर कवरिंग होती है उससे निकलती हैं, उनको ऑन्स बोलते हैं। तो ये एक्सपीरियंस किया गया है कि जो ऑन वेराइटीज होते हैं जिन पे ऑन्स होते हैं, दे आर मोर रेजिस्टेंस देन दी ऑनलेस वेराइटीज इन केस ऑफ ड्रॉट कंडीशंस। ऑलवेज रिमेंबर, तो इट मींस ऑन्स की प्रेजेंस होना जरूरी है। ये क्वेश्चन आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछा जाता है, बहुत बार पूछा जाता है, ठीक है। तो जो ऑन वेराइटीज होती है दे गिव मोर यील्ड अंडर ड्रॉट कंडीशंस एज कंपेयर टू दी ऑनलेस वेराइटीज, ठीक है। तो दूसरा क्वेश्चन जो यहां से पूछा जाता है कि कितना कंट्रीब्यूशन होता है फोटोसिंथेट्स का, ठीक है, ऑन से। तो ऑलवेज रिमेंबर ऑन्स कैन कंट्रीब्यूट अप टू 12% ऑफ द फोटोसिंथेट्स टू द ग्रेन्स। तो आपने देखा होगा कि हेयर लाइक अपेंडेजेस होते हैं तो ट्रांसपायरिंग एरिया इनका कम होता है, लेकिन इनका जो कंट्रीब्यूशन है फोटोसिंथेसिस में, ठीक है, या फोटोसिंथेट्स का ग्रेन के लिए, इट इज मोर एज कंपेयर टू द ट्रांसपायरिंग एरिया, ठीक है। देन अनदर वन इज वाटर स्टोरेज इन द प्लांट्स। तो वाटर स्टोरेज आपका जो प्लांट्स की अगर हम बात करते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज एन एडेप्टिव मैकेनिज्म, ठीक है, बट हाउएवर जो मैंने यहाँ पे नहीं लिखा है, अब आप ध्यान से सुनिए, हाउएवर इट्स सिग्निफिकेंस इज स्मॉल इन द क्रॉप प्लांट्स। व्हाई? बिकॉज the total water content is frequently less than the water they transpire in a day। ओके, तो इसीलिए हमेशा याद रखिए जो ये एक एडेप्टिव मैकेनिज्म तो है, लेकिन हमारी क्रॉप प्लांट्स में इसका सिग्निफिकेंस बहुत कम है। क्यों? क्योंकि जो टोटल वाटर कंटेंट होता है आपके प्लांट्स का वो फ्रिक्वेंटली किससे लेस देन होता है, द वाटर दे ट्रांसपायर इन अ डे। ओके, तो सपोज करिए ट्रांसपिरेशन ऑफ 5 mm पर डे अगर हम बात करें, कि अगर आपका एक प्लांट 5 mm वाटर ट्रांसपायर कर रहा है पर डे, तो विच इज़ वेरी कॉमन, तो अगर हम इसको देखें ये इक्विवेलेंट होता है 50 टन्स ऑफ वाटर पर हेक्टेयर। कैन यू इमेजिन कि अगर आपका ट्रांसपिरेशन की बात करें तो ट्रांसपिरेशन ऑफ 5 mm पर डे इज कॉमन एंड विच इज इक्विवेलेंट टू 50 टन्स ऑफ वाटर पर हेक्टेयर। ओके, ये याद रखना आपको। मोर ओवर, तो बात करते हैं जैसे कि पाइनएप्पल की जो लीव्स होती हैं, they contain substantial amount of water in their specialized non-chlorophyllous tissues। तो उनमें कुछ non-chlorophyllous tissues होते हैं, उनमें वो अपना पानी क्या करती हैं, स्टोर करके रखती हैं, एंड इट कैन बी यूटिलाइज्ड ड्यूरिंग द ड्रॉट conditions। okay, so it means this water storage, it may conserve an adaptive mechanism in the pineapple in dry conditions because its transpiration rates are very low एज कम्पेयर टू द मोस्ट ऑफ द क्रॉप प्लांट्स। तो ये पाइनएप्पल की केस के लिए तो सही है, बट लेकिन हम मोस्ट ऑफ द अगर क्रॉप्स की बात करेंगे तो वहां पर ये इतना इफेक्टिव नहीं होता है। ओके, नाउ लेट अस टॉक अबाउट द इंक्रीज्ड फोटोसिंथेटिक एफिशिएंसी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है एंड दैट्स व्हाई आई हैव टेकन अप इन द लास्ट, ठीक है। तो आपको यहाँ पर समझना है कि जो C3, C4 और C कैम, इन सब का आपको कॉन्सेप्ट समझना है। तो जो C4 और जो कैम प्लांट्स होते हैं दे आर हाईली ड्रॉट रेजिस्टेंस। अब ऐसा क्यों होता है, टॉलरेंट क्यों होते हैं? तो सबसे पहले लेते हैं C4 प्लांट्स की बात। तो जो C4 प्लांट्स होते हैं उनमें कार्बोएक्साइलेटिंग जो एंजाइम होता है वो होता है फॉस्फोइनोल पायरुविक एसिड कार्बोएक्सिलेज, और इस एंजाइम की जो एफिनिटी होती है कार्बन डाइऑक्साइड के लिए वो बहुत ज़्यादा होती है। इसका मतलब है अगर एक तरफ C3 प्लांट्स और एक तरफ C4 प्लांट्स हैं तो C4 प्लांट्स की जो फोटोसिंथेटिक रेट होगा वो C3 प्लांट से ज़्यादा होगा, ठीक है। तो अगर आपका सपोज करिए सेम अमाउंट ऑफ आपका स्टोमेटल ओपन हो रहा है तो C4 प्लांट्स ज़्यादा CO2 अपटेक कर सकता है एज कंपेयर टू C3 प्लांट्स। क्यों? क्योंकि वो उसकी एफिनिटी बहुत ज़्यादा है CO2 के लिए। तो अगर कम कंसेंट्रेशन पे भी CO2 होगा एटमॉस्फेयर पे तो C4 प्लांट्स विल बिहेव और विल
परफॉर्म बेटर एज कम्पेयर टू C3 प्लांट्स. अब C3 प्लांट्स क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि वहां पर जो कार्बोक्सिलेटिंग एंजाइम है वो रुबिस्को है, और रुबिस्को की जो एफिनिटी होती है वो दोनों की तरफ है, ऑक्सीजन की तरफ भी है और कार्बन डाइऑक्साइड की तरफ भी है. तो अगर CO2 नहीं मिल पाती है उसे, तो वो ऑक्सीजन के लिए एफिनिटी शो करता है. एंड व्हेन इट डज सो, जब वो ऐसा करता है तो फोटो रेस्पिरेशन होता है. एंड फोटो रेस्पिरेशन is not good, it is not considered as good process for the plants. Okay, but इसको भी हम बाद में डिस्कस करेंगे. फोटो रेस्पिरेशन के कुछ अच्छे इफेक्ट्स हो सकते हैं दैट कैन बी टेकन इन द क्रॉप फिजियोलॉजी पार्ट. सो ऑलवेज रिमेंबर, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द पैप कार्बोक्सिलेज फॉस्फोइनोल पायरुविक एसिड, जो C4 प्लांट्स होंगे उनकी एफिनिटी CO2 के लिए बहुत ज़्यादा हाई होगी एज कम्पेयर टू C3 plants, and therefore for the same amount of stomatal opening, C4 plants have higher photosynthetic rates than the C3 plants. And in addition to this, इसके साथ साथ जो C4 plants होते हैं उनका जो वो ट्रांसलोकेट करते हैं फोटोसिंथेसिस को, वो मोर रैपिडली कर सकते हैं एज कम्पेयर टू C3 plants. Okay, so your C4 plants like आपका sorghum, maize, pearl millet and sugarcane, they can photosynthesize even when the CO2 concentration is 100 ppm in the atmosphere. While in most of the plants, your photosynthesis stops when CO2 concentration is about 100 ppm. तो जो बात मैंने अभी कही, why? Because of the presence of PAPcase. तो PAPcase is the fighter. It means यही उसको बचा रहा है. Okay. Then moreover, अब बात करते हैं CAM plants की. The CAM plants with the crassulacean acid metabolism, they are highly drought resistant. So why? Because they open the stomata only during night. तो जब नाइट में, जब सनलाइट नहीं है, तो वो अपने स्टोमेटो को ओपन करते हैं एंड दे टेक दिस CO2, और CO2 को क्या करते हैं इन द फॉर्म ऑफ ऑर्गेनिक एसिड लाइक मैलिक एसिड, वो उसको क्या कर सकते हैं एस्पार्टिक एसिड की फॉर्म में, मैलिक एसिड के फॉर्म में स्टोर कर लेते हैं वैक्यूल में. और ड्यूरिंग द डे जब आपकी सनलाइट होगी तो स्टोमेटा क्लोज रहते हैं, और इसलिए अब CO2 का अपटेक नहीं हो सकता. तो जो CO2 रात को उसने स्टोर करी थी ऑर्गेनिक एसिड की फॉर्म में, देन इट इज रिलीज इनसाइड द लीफ एंड इट इज यूटिलाइज्ड इन द फोटोसिंथेसिस. तो इसके जो मेजर एग्जांपल्स हैं आपके लिए, दैट इज पाइनएप्पल एंड agave. Okay, so always remember, so this is the increased photosynthetic efficiency. So this is all for the day. आपका part 2 भी बहुत जल्दी मिल जाएगा आपको. Okay, so I hope आपकी कोई queries होंगी तो आप उसको ज़रूर पूछेंगे, and I'm getting very good response from the students. बहुत बच्चे अच्छे से सुनते भी हैं, ठीक है. और मैं हाईलाइट भी करना चाहूँगा इससे पहले वाली वीडियो में, जहाँ पर मैंने नंबर ऑफ स्टोमेटा को लाइक स्लिप ऑफ टंग, मुझको रियलाइज ही नहीं हुआ, मैंने इंक्रीज की जगह डिक्रीज बोला है. तो रिमेंबर दैट कि जो नंबर ऑफ स्टोमेटा होते हैं अंडर द ड्रॉट कंडीशन, वो पर यूनिट एरिया इंक्रीज करते हैं, डिक्रीज नहीं करते हैं. मैंने कॉन्सेप्ट उसका समझाया था आपका व्हाइट बोर्ड पे, यू कैन गो थ्रू दैट वीडियो और वो कॉन्सेप्ट आप समझ सकते हैं. बट रिमेंबर, वहां पर गलती से डिक्रीज वर्ड यूज हो गया है, बट दैट इज द इंक्रीज. ओके, सो नंबर ऑफ स्टोमेटा increases per unit area in case of drought conditions. Okay, so this is all for the day, and I hope you have liked the lecture. So please, share, comment and subscribe my YouTube channel Agri-Tutorial, and yes, do not forget to press the bell icon. So that's all for the day. Stay safe, stay at your home. Thank you very much all the viewers.